हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 9 मई और 9 मई को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट। पहले हम बात करेंगे मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की, जिसमें हमने करीबन करीबन 8 मई तक हमने सारे देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे 9 मई की। 9 मई को पहला दिवस मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डेज। और इस बार की थीम है प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास, आकाश और स्वस्थ पर्यावास। दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती हम मनाते हैं। इस बार की जो थीम है वो है साहित्य विरासत के माध्यम से वैश्विक शांति। और तीसरा है महाराणा प्रताप की जयंती, जो कि थीम है इस बार की अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान। और चौथा है यूरोप दिवस, ठीक। और इस बार की थीम है एकता और साझा भविष्य की ओर। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में राज्य के सबसे बड़े हर्बल औषधीय उद्यान इसका उद्घाटन किया है? तो ये किया है माणा यानी कि चमोली में। बात करते हैं भारत के प्रथम गांव है जो कि माणा है, 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इस उद्यान को विकसित किया है हर्बल औषधि उद्यान। इसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्रों में विलुप्त हो रही जो जड़ी बूटियां हैं इनका संरक्षण करना है। और ये केंद्र सरकार की आयुष मिशन की योजना का एक हिस्सा है। बात कर लेंगे हर्बल औषधि उद्यान और माणा गांव की, तो चमोली में है भारत का प्रथम गांव, जो कि बता दिया है। माणा गांव आधिकारिक रूप से भारत का प्रथम गांव है। पहले इसको लास्ट गांव कहते थे भारत का, अब प्रथम गांव कहने लगे हैं। इसकी संज्ञा बदल दी गई है। ऊंचाई की बात करें तो 11,000 फीट हमने बात कर ली है। प्रमुख प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर राजकीय पशु पुष्प जो है ब्रह्मकमल और ममीरा का संरक्षण होता है। नीति पास जो कि दर्रे होते हैं उसकी बात करें तो भारत तिब्बत व्यापार यात्रा के लिए माणा दर्रे के समीप स्थित है नीति, ठीक है। नीति माणा एक ही साइड पे है। और यहाँ पे नदी की बात करें तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, जो कि पौराणिक स्थल कहां पर है? देवताल, ये भी माणा के पास ही स्थित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में उत्तराखंड स्टार्टअप नीति के तहत ग्रामीण उद्यमियों को मिलने वाली जो सीड फंडिंग की राशि है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 20 लाख रुपए, ठीक है। बात करेंगे राज्य में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता दोगुनी कर दी है। इसके साथ ही महिला उद्यमियों के लिए 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड स्टार्टअप नीति और सीड फंडिंग की, तो यहाँ पे महिला उद्यमिता इसमें मासिक भत्ते के साथ सीड फंडिंग में 5% के अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया है। प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो स्टार्टअप को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो ग्राफिक यूनिवर्सिटी जो कि देहरादून में है, राज्य का सबसे बड़ा केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। रैंकिंग उपलब्धि की बात करें तो स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तराखंड को लीडर्स कैटेगरी में प्राप्त हुई थी, लीडर्स श्रेणी। और उद्यम पोर्टल की बात करें तो एमएसएमई पंजीकरण हेतु उद्यम पोर्टल यहाँ पे प्रभावी रूप से संचालन में स्थिति में है। तीसरा क्वेश्चन है उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी। औद्योगिक गलियारे जो कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और सिडकुल की सक्रियता के कारण हरिद्वार जिले ने देहरादून को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है पर कैपिटा इनकम के मामले में। तो इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप इसको याद कर सकते हैं। बात कर लेंगे आर्थिक सर्वे की, जो कि हरिद्वार की बात करें तो आर्थिक गलियारे की सक्रियता के कारण हरिद्वार शीर्ष पर रहा है। विकास दर की बात करें तो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज यहाँ पे की गई। ये भी इंपोर्टेंट है, नोट करने वाली बात है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है औसत, वो उत्तराखंड से कम है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो राज्य की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, ठीक है। सर्वेक्षण का आधार क्या है? राज्य अर्थशास्त्री एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है प्रतिवर्ष। न्यूनतम आय की बात करें तो औद्योगिक अभाव के कारण रुद्रप्रयाग सबसे पिछड़ा जिला पे माना जाता है पर कैपिटा इनकम के मामले में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने किस नई योजना के तहत 50,000 युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की घोषणा यहाँ पे की है? तो ये की है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना 2.0। अब इस योजना के तहत युवाओं को एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी में मुफ्त प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विदेशों में रोजगार हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी रोजगार सेल का भी यहाँ पे गठन किया गया है। बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की, तो यहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला अग्रिम राज्यों में शामिल है। विदेशी रोजगार की बात करें तो जापान, जर्मनी और खाड़ी देशों के लिए विदेशी रोजगार सेल का यहाँ पे गठन किया गया है। भविष्य के कौशल की बात करें तो मुख्य फोकस एआई और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में है। लखपति दीदी की बात करें तो सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं है, यह है सेल्फ हेल्प ग्रुप से। इसकी महिलाओं की वार्षिक आय लगभग 1 लाख से अधिक करने का यहाँ पर लक्ष्य किया गया है। प्रशिक्षण और लाभ की बात करें तो अल्पकालिक प्रशिक्षण शॉर्ट टर्म में ट्रेनिंग का मॉड्यूल है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन भी मिलता है और प्रभावी यहाँ पे प्लेसमेंट की सहायता भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है केंजी ओकामुरा। ओकामुरा ने असाकावा का स्थान लिया है, जो कि एडीबी का मुख्यालय यहाँ पे देखें तो मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और भारत क्या है एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक यहाँ पे है, शेयर होल्डर है।
बात कर लेंगे एडीबी की, तो यहाँ पे इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को फिलीपींस के मनीला में मुख्यालय में हुई थी। बात करते हैं सदस्यता की, तो 68 देश के साथ ये सदस्य संख्या है और 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से यहाँ पे देश हैं। भारत की भूमिका की बात करें तो संस्थापक और चौथा सबसे बड़ा यहाँ पे शेयरधारक है। अध्यक्षता यहाँ पे ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार अध्यक्ष हमेशा जापानी नागरिक होता है इसका। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका एडीबी का, गरीबी उन्मूलन और सतत क्षेत्रीय विकास यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है वाइस एडमिरल आरती सरीन। वाइस एडमिरल आरती सरीन इसकी कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है, जहां से पहली महिला आ गया क्वेश्चन में तो वहां से वो इंपोर्टेंट हो जाता है। इससे पहले नौसेना और वायुसेना दोनों में वरिष्ठ चिकित्सा पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। देख लेते हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की, तो यहाँ पे ऐतिहासिक उपलब्धि यहाँ पे हुई है वाइस एडमिरल आरती सरीन को। ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। सर्वोच्च रैंक है इसमें, ये पद थल सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष होता है। ठीक है, इनका जो पद है। आदर्श वाक्य क्या है FMSS का, यह है सर्वे संतु निरामया। ठीक है, संस्कृत वाक्य है। और इसका जो पुणे का सेंटर है, सैन्य डॉक्टरों के प्रशिक्षण हेतु भारत का प्रमुख संस्थान है पुणे में। और विरासत की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा ये थी। ये भी फैक्ट इंपोर्टेंट है, तो ये भी याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी 157वीं रैंक। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की जाती है विश्व वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि भारत का इस बार का जो 2026 की रैंकिंग है वो 157वीं है। इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि उत्तर कोरिया और इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर। इसी क्रम में देख लेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो यहाँ पे जारी करता है यहाँ पे पेरिस स्थित हेडक्वार्टर इनका रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। नॉर्वे लगातार प्रथम स्थान पर काबिज यहाँ पे है। और संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19A। मापदंड की बात करें तो राजनीतिक, कानूनी और आर्थिक और सुरक्षा संकेतों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, 4 संकेतों का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ समुद्र शक्ति 2026 का युद्धाभ्यास आयोजन किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया के साथ। ये एक द्वीपीय समुद्री अभ्यास है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करना। इसमें भारत की ओर से INS विशाखापत्तनम ने भाग लिया। बात कर लेते हैं समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास की, तो यहाँ पे इंडोनेशिया के साथ नौसेना के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। INS विशाखापत्तनम जो कि स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यानी कि विध्वंसक है, इसने भागीदारी की थी। रणनीतिक पहल की बात करें तो मलक्का जलमरू के पास समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित यहाँ पे करना इसका उद्देश्य है। गरुड़ शक्ति की बात करते हैं, अभी दूसरा अभ्यास है जो कि थल सेना के बीच होता है, लेकिन होता किसके बीच है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो भारत की है जो सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने की शक्ति दिशा में कदम ये है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जो कि हाल ही में किसे प्रदान करने की घोषणा यहाँ पे की गई है? तो ये की है सारा बस्टिन्स ने। सारा बस्टिन्स को उनके उपन्यास द इको ऑफ साइलेंस के लिए सम्मान मिला है। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये जो बुकर पुरस्कार होता है अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ दिया जाता है, जो कि ट्रांसलेट किया जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार की, तो ये पात्रता कौन होता है इसका? यूके या आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास। मान लो कोई भी लैंग्वेज हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उस लैंग्वेज मतलब कि जो मान लो कोई बुक है जो भी है वो दूसरी लैंग्वेज में और वो हो गई लॉन्च इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गई और वो फिर लॉन्च हो गई यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हो गई, तो वो अंग्रेजी में, तो उस उपन्यास को क्या हो जाता है? बुकर प्राइज मिलने की यहाँ पे मिलता है। बात करते हैं विजेता को 50,000 पाउंड स्टर्लिंग की राशि यहाँ पे दी जाती है और स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। प्रथम भारतीय विजेता की बात करें तो अरुंधति रॉय 1997 में मिला था। किसके लिए? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करें तो अनुवादित उपन्यासों के लिए दिया जाने वाला अलग पुरस्कार यह है। बात कर लेंगे हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो यह है लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली से। डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। भारत का आयरन डोम कहा जाता है, जो कहा जा रहा है, जो कि 350 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है और इसे 2028-29 तक तैनात यहाँ पे किया जाएगा। अभी ये क्या है? तैयार किया जा रहा है। तो बात कर लेंगे प्रोजेक्ट कुशा की, तो इसको बायरन का आयरन डोम कहा जाता है। ये ऐसा दिखेगा बाद में बनने के बाद। इसकी जो मारक क्षमता है 350 किलोमीटर तक दूरी की मिसाइलों पर या ड्रोनों को नष्ट करने में सक्षम है। बात करते हैं रूस के जो S-400 है, इसके साथ मिलकर दोहरी परत सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करेगा। LRSAM की बात करें तो लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली श्रेणी की है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ये है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता है? तो ये जीता है निकहत जरीन, ऑप्शन नंबर बी। निकहत जरीन ने 52 किलोग्राम भार वर्ण में स्वर्ण पदक जीतकर अपना भारत का नाम रोशन किया है और इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था।
निखत जरीन की बात करें तो ये दोहरा स्वर्ण पदक है, जिसमें पहला 2022 और 2023 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विजेता रही है। क्षेत्रीय मूल की बात करें तो तेलंगाना की निवासी हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बात करें तो मैरी कॉम के बाद एक से अधिक विश्व खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन चुकी हैं। आईबीए की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा खेल का नियमन किया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान की बात करें तो भारत सरकार द्वारा इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कर लेंगे अगले क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली पहली भारतीय जो कि गगनयात्री है, इसके रूप में किसका चयन किया गया है? तो ये किया था शुभांशु शुक्ला का। आप सभी जानते हैं इनको। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन के तहत विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इनको चुना गया था। 2026 के अंत तक एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्राएं करने वाले हैं। तो बात कर लेंगे शुभांशु शुक्ला की। तो ये आईएसएस हेतु नासा द्वारा चयन किया गया था इनका। और LBM-3 में इसरो का सबसे भारी रॉकेट है, इसके द्वारा ये गए थे। व्योम मित्र की बात करें तो परीक्षण हेतु महिला रोबोट ये व्योम मित्र है ये। और विरासत की बात करें तो राकेश शर्मा यहाँ पे शुरू में गए थे 1984 में। गगनयान लक्ष्य की बात करें तो इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान है, जिसमें 3 सदस्यों का दल ये गया था। प्रशिक्षण की बात करें तो नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। बात कर लेंगे ग्लोबल, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है स्वीडन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी इस रिपोर्ट में स्वीडन पहले स्थान पर है। भारत इस सूची में 65वें स्थान पर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो इसकी बात कर लें तो जारी करता है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। मुख्यालय इनका है स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये वार्षिक बैठक यहाँ दावोस में की जाती है। बात करें शीर्ष राष्ट्र की तो स्वीडन बता दिया है। भारत का लक्ष्य क्या है? COP 26 में 2070 तक नेट जीरो की घोषणा यहाँ पे कर रखी है। ऊर्जा संक्रमण की बात करें तो जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा की ओर स्थानांतरित यहाँ पे लक्ष्य इसका है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए नई पहल शुरू की है? तो ये की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। इस पहल का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि जो EV होते हैं इनके सस्ते ऋण उपलब्ध कराना है, ताकि भारत 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त कर सके। तो ग्रीन फाइनेंसिंग और SBI की हम बात कर लेते हैं। तो EV30 2030 तक सभी नए वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। वित्तीय पहल की बात करें तो ग्रीन बॉन्डिंग पर्यावरण अनुकूल परियोजना हेतु ऋण उपकरण है ग्रीन बॉन्डिंग। SBI का इतिहास की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना, मतलब कि इसका नाम या स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक। ऊर्जा लक्ष्य की बात करें तो बता दिया है 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी की बात यहाँ पे हो रही है। नेट जीरो 2070 की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करने का राष्ट्रीय लक्ष्य यहाँ पे 2070 रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म विभूषण 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्या है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर सैम स्वामीनाथन। इनको कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है पद्म विभूषण, इससे नवाजा गया। तो बात कर लेते हैं MS स्वामीनाथन और पद्म विभूषण की। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत के खाद्यान्न उत्पादन का नेतृत्व इन्होंने किया था। विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार की बात करें तो 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता रहे हैं। पद्म विभूषण की बात करें तो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यह है, इनको भी प्रदान किया गया है। और स्वामीनाथन आयोग की बात करें तो MSP C2+ 50% फॉर्मूले की सिफारिश यहाँ पे करता है। सदाबहार क्रांति की बात करें तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादक का सिद्धांत है। तो ये थे दोस्तों 15 इंपोर्टेंट आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब हम बात कर लेंगे कल के आंसर के, यानी कि कल के क्वेश्चन के आंसर के। तो कल पूछा था विंटर कॉर्बेट फेस्टिवल के रूप में प्रसिद्ध सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का जो आयोजन है उत्तराखंड के किस जिले में किया गया है? तो ये किया है चंपावत जिले में। मुख्य आयोजन टनकपुर चंपावत के केंद्रीय जल आयोग मैदान में हुआ है। इसके अलावा लोहाघाट और सारदा घाट में भी गतिविधियां आयोजित की गई हैं। समय इसका है 18 से 24 फरवरी 2026 तक। उद्घाटन की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया था उद्घाटन। और उद्देश्य क्या है इसका? विंटर कॉर्बेट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जिसका लक्ष्य है शीतकालीन पर्यटन, साहसिक खेलों जैसे कि पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। और अब बात कर लेंगे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के। तो ये आज का क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला खिलाड़ी को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन आपके 4 हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच करिए कि आप कितने यहाँ पे प्रिपेयर हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलेंगे कल के साथ, कल की क्लास में करंट अफेयर के। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।